हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। आप सभी का आधा दिन बीत चुका है जो कि बहुत अच्छा रहा होगा और बाकी का दिन भी मंगलमय हो, शुभ हो। शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और आज की क्लास होगी हमारे पूरे के पूरे अब तक के जितने भी पेपर आपके दिल्ली पुलिस के हुए हैं, दिल्ली पुलिस में जितने भी क्वेश्चंस आपके MS वर्ड और एक्सेल पे आए हैं। ठीक है, देखो क्या हुआ था, जब शुरू में आपके दिल्ली पुलिस के पेपर हुए तो जो हार्ड क्वेश्चन बोला गया उसे वैसे हार्ड थे भी एक तरीके से, क्योंकि फॉर्मूला पूछ लेगा इतना तो सोचा नहीं था। तो जो आगे क्वेश्चन पूछे गए थे ना दिल्ली पुलिस में, वो MS वर्ड और MS एक्सेल से हैं, जो थोड़े पूछे जा रहे हैं ज्यादा मात्रा में। मात्रा इन द सेंस 10 में से कम 6 से 7 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाते हैं। ठीक है, तो उन पूरे पेपर के एनालिसिस पर आधारित, चाहे वो 27 का हो, चाहे 28 का हो, चाहे अभी 1 या 2, ठीक है, तो आपके जितने भी पेपर दिल्ली पुलिस के हुए हैं, जो जो क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर के आए हैं, उससे रिलेटेड ये आपका सेशन है। ज्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा, आधे घंटे के आसपास का, और इसमें हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे चीजों को समझने की और पढ़ने की, ताकि आगे जिनका भी एग्जाम है वो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकें। ऐसी आपकी दिल्ली पुलिस की क्लास चलती रहेगी। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे बने रहना है आपको। ठीक 2:30 बजे एनालिसिस होगा। अगले जो पेपर अभी 1 बजे से 2:30 बजे के आसपास होगा बच्चों का, उसकी शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का। उसके बाद आपकी क्लास चलेगी स्टैटिक जीके की, जीके वाला पोर्शन चलेगा आपका, जो कि लेंगे विनीत सर। उसके बाद दोबारा से एनालिसिस होगा और फिर आगे आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, मैथ्स, रीजनिंग। तो पूरा प्रॉपर तरीके से चल रहा है, क्लासेस आपको सारी लेनी है। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन सारे के सारे देखो, टोटल ना 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में से मान के चलो 50 में से 30 क्वेश्चन आपके एज इट इज वही हैं जो कि आए थे, बाकी 20 मैंने एक्सपेक्टेड रखे हैं। ठीक है, उन्हीं के तर्ज पर क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दे रखा है, फ्लोर ब्रैकेट में दे रखा है 15 और उसके बाद कॉमा 7। बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक बार जल्दी से आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 1 बजे क्लास क्यों नहीं हुई थी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, इस वजह से आपकी क्लास 1 बजे नहीं हो पाई थी, बट अब हो रही है ना। चलो तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे सब। ठीक है, तो बताना है यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। ठीक है, तो फ्लोर अगर आपको दे रखा है, MS एक्सेल का क्वेश्चन है, MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से जो कि पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन आपके, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, 14 आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, 14 आंसर यहाँ पे आप सभी का आ रहा है। ठीक है, चलो थर्ड शिफ्ट में आपका ओके बी, मतलब बी पॉजिटिव रहो हमेशा और ऑल द वेरी बेस्ट। आपका पेपर अच्छे से होगा, कॉन्फिडेंशली जाना पेपर देने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं फ्लोर की, तो फ्लोर के सामने आपको 2 नंबर दिया हुआ है, एक है 15 और एक है 7। पीछे वाली नंबर का गुणनफल होना चाहिए आगे वाला नंबर, मतलब 7 का मल्टीपल होना जरूरी है। तो 7 का मल्टीपल 15 तो नहीं है भाई, 15 थोड़ी ना आता है 7 के टेबल में। तो 15 से छोटी संख्या, क्योंकि फ्लोर दिया है, 15 से छोटी संख्या कौन सी है जो कि 7 के टेबल में आती है, तो आप बोलोगे 14, मतलब कि 14, और यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर, चलिए आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर लगने वाला है, उसको पढ़ना है और बताना है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है आपको सीलिंग के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 सीलिंग और ब्रैकेट में दे रखा है 18,10 इन एक्सेल। अगर 18,10 सीलिंग के साथ MS एक्सेल में आ जाता है तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब अगर आप MS एक्सेल की शीट पे, MS एक्सेल में क्या होता है, रो और कॉलम होता है, रो और कॉलम को काटने वाली रेखा को क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। तो अगर आप किसी भी सेल में ये फॉर्मूला लगा दो इक्वल्स टू सीलिंग 18,10, तो इसमें क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। आंसर करना है जल्दी से, कौन सा आउटपुट इसमें से देखने को मिलेगा। ओके चलो वेरी गुड, बिल्कुल आप पढ़ते रहो ना, मैं यही चीज बोल रही हूँ, इसलिए आपका एनालिसिस करवाया जा रहा है, इसलिए आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल सके और वही क्वेश्चन जो बच्चे दे चुके हैं ना एग्जाम, आप उनसे ही पूछ लेना, वही क्वेश्चन आपको हूबहू मिले हैं, नहीं तो थोड़े घुमा फिरा के दिए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, सारी लेना जरूर है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, देखो सीलिंग के बारे में दे रखा है ना 18 और 10, मतलब पीछे वाली संख्या का गुणनफल होना चाहिए आगे वाली संख्या। तो 18 तो 10 के टेबल में नहीं आता, तो 18 से कौन सी संख्या देखेंगे, सीलिंग। सीलिंग का मतलब ऊपर वाली संख्या,
18 से बड़ी कौन सी संख्या है जो कि 10 के टेबल में आती है? तो 20 है। तो यहां पर 20 मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सीलिंग का मतलब ऊपर वाली संख्या को देखने से होता है, फ्लोर का मतलब नीचे वाली संख्या को देखने से होता है। क्लियर है? चलो वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा स्पीड में लेकर चलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या दिया हुआ है, इसमें पूछा है आपसे A1 से D4 तक की सेल की संख्या कितनी होगी? ये सेल होगा, सरल नहीं होगा, है ना। A1 से लेकर D4 तक की सेल की संख्या कितनी होगी, मतलब A1 से D4 तक कितने डिब्बे बनेंगे टोटल। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, देखना है, बताना है कितनी सेल की संख्या हो जाएगी, 16, 8, 64 या 256। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जब भी क्वेश्चन आपसे ये पूछे, चाहे वो पूछे आपसे A1 से लेकर D4, A1 से लेकर C5, A1 से लेकर E6, कोई भी सेल पूछ ले तो याद रखना है, इसको करने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, A से लेकर D तक कितने अल्फाबेट होंगे, A B C D 4 होंगे ना, तो 4 ले लो, मल्टीप्लाई। बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 1 या 4? तो आप बोलोगे 4, तो 4 की 4 में गुणा कर दो, कितने आ गए 16, और कुल कितने सेल हो जाएंगे 16। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा, 16 इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 4 की पावर 2 की पावर 3 MS एक्सेल में क्या आंसर आपको देगी। 4 की पावर 2 और 2 की पावर 3, इसका क्या आंसर आएगा अगर आप ये फॉर्मूला MS एक्सेल में डालकर करते हो? तो आंसर बताना है जल्दी से, इसके बारे में भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके आधार कार्ड पे कोई और बर्थ डेट है और आपने गलती से कोई डाल दी तो वहां पे ऐसा नहीं है कि एंट्री नहीं दी जाएगी, एंट्री आप दे सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आधार कार्ड के साथ बस अपना एक प्रूफ और लेकर चले जाना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आपको बैठने दिया जाएगा, वो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब मांगते हैं। चलो यहां पे बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो जाएगा, तो यहां पे देखो 2 की पावर 2 मतलब 4 की पावर 2, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो शुरू की संख्या को लेंगे, 4 की पावर 2 मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16, फिर जो बाद में आपको संख्या दे रखी है उसकी पावर 3 मतलब 16 का क्यूब करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 4000, ये 96, 4096 बनेगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, बस डिजिट चेंज कर देगा आपके आने वाली शिफ्ट में, बाकी तो और कोई झोलमाल नहीं करेगा इसके अंदर, डिजिट मतलब चेंज करके दे देगा। तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, उसके बाद कैसे करोगे, तो पहले प्राथमिकता जो प्रायोरिटी दी जाएगी पहले के 2 नंबर को दी जाएगी। 2 की क्यूब कितनी होती है 8, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, तो यहां पे आंसर आ जाएगा 64। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है यहां पे आपको, फैक्टोरियल 0 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 8। MS एक्सेल में अगर ये फॉर्मूला आ जाए तो आप इसका आंसर क्या करेंगे, बताना है आपको। MS एक्सेल में अगर ये वाला फॉर्मूला आपका डाल दिया जाए सेल के अंदर तो क्या आउटपुट यहां से निकलेगा, क्या परिणाम आपको यहां से देखने को मिलता है। बिल्कुल 4 का सी आंसर सही था। क्वेश्चन नंबर 5 लग चुका है। अब देखो यहाँ पे फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या होता है, हमने मैथ्स में पढ़ा था, फैक्टोरियल होता है जब 5 का हम फैक्टोरियल करते हैं तो इसकी गुणा करते रहते हैं, एक कम एक कम एक कम एक कम करके जब तक 1 नहीं आ जाता। ऐसे तो होता है n का फैक्टोरियल कैसे होता है, n-1 करते करते इसकी मल्टीप्लाई होती चली जाती है, तो वही फैक्टोरियल आपको यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ पे रखा था फैक्टोरियल 0 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 8, तो यहां पे आपको इनकी गुणा करनी है और बाद में उन तीनों को जोड़ देना है। जैसे अगर फैक्टोरियल 0 के बारे में बताती हूं तो इसका 1 आता है, प्लस फैक्टोरियल 3 जब करोगे तो 3 की मल्टीप्लाई 2, 2 की मल्टीप्लाई 1, फिर ये प्लस का साइन आ जाएगा। फैक्टोरियल 8 जब करोगे तो 8 की मल्टीप्लाई 7 से, फिर 6 से, फिर 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से और फिर 1 से। अब साथ में जब इनको गुणा करके आपस में जोड़ दोगे तो कितना आएगा, ये आएगा, देखो यूनिट डिजिट से पता लगा लेते हैं ना, यूनिट डिजिट से पता लगा लेते हैं। तो यहाँ पे चाहे आप यूनिट डिजिट से पता लगा लो, चाहे टोटल करके देख लेना।
हो गया। चलो तो ये देखोगे अगर आप, तो इसमें क्या करना है, इसमें डायरेक्टली वही फॉर्मूला लगेगा जो आपको दिख रहा है, मतलब ऊपर आ जाएगा 8 और नीचे 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, भाई 4 चौक 16, और इसको काटोगे 1/2 आ जाएगा। 1/2 दे रखा होता तो वो लगा देते, इसको आगे और सॉल्व कर दिया। 0.5 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोबारा बता दीजिए, देखो दोबारा क्या, इसमें जो आपको दे रखा है ना, सिर्फ वही नॉर्मल हमें मैथ्स सॉल्व करनी है, फॉर्मूले के अंदर बस मैथ्स ही करवा रहा है वो। तो यहाँ पे दे रखा है आपको 8 बटे में 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और जब आप 8 को 16 से विभाजित करोगे, भाई जाहिर सी बात है 8 16 का आधा है, तो वो 0.5 ही बनाएगा। तो डायरेक्टली भी आपका यहाँ आंसर 5 ही आ जाएगा, वो भी 0 के बाद, पॉइंट के बाद। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम? रो एंड कॉलम जब एक दूसरे को जहां पर काटती हैं ये रेखाएं, तो उन रेखाओं को काट के बनाया गया डिब्बा या उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है? बताइए। ऑप्शन दे रखा है आपको, सेल, ग्रुप, बोथ ए और बी, या नोटा। नोटा का मतलब है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, बताना है आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? यहाँ पे आंसर ए आना स्टार्ट हो चुका है, वेरी गुड। सेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेल की बात कर रहे हैं तो आप याद रखना 2016 के अंदर रो की संख्या कितनी है? 10,48,576, और कॉलम की संख्या कितनी है? तो 16,384। अगर आपसे 2003 के अंदर पूछता है तो यहाँ पे रो की संख्या कितनी है? 65,536, और कॉलम की संख्या कितनी है? 256। ये कुछ आंकड़े हैं जो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आगे चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे? एक्सेल में बबल क्या है? व्हाट इज बबल इन एक्सेल? एक्सेल के अंदर बबल क्या होता है? क्या ये कोई चार्ट का प्रकार है? क्या ये सेल है? क्या ये फॉर्मूला बार है? या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर अगर आपको 8 दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? आंसर बताना एक बार जल्दी से। बिल्कुल, क्या होता है? तो ये आपका एक चार्ट का प्रकार होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जब हम चार्ट बनाते हैं ना, तो वहां पे स्केल, एक ग्रिड होता है, भाई ये 0 पे चल रही है, ये आपकी 15 पे आ गई, ये आपकी 30 पे आ गई, तो कुछ हम यहाँ पर लाइन को डिसाइड कर देते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसी पर बनता है आपका ये भी। तो यहाँ पे कोई भी रेखा दे दी जाएगी, और वहां पे जो आपको नंबर दर्शाने हैं वो बबल से, बुलबुले से, बबल को वही बोला जाएगा, उस गोल वाली शेप से ही दर्शाए जाते हैं। तो ये एक चार्ट का प्रकार होता है। चार्ट पूछा है तो चार्ट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके एमएस एक्सेल में जो नंबर होते हैं, अगर आप उन नंबर से कोई चार्ट बनाना चाहते हो, पाई चार्ट हो गया या कोई ग्राफ बनाना चाहते हो, तो आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे? तो याद रखना F11 का इस्तेमाल किया जाता है। F11 शॉर्टकट की है जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी एमएस एक्सेल के आंकड़े को चार्ट में बदलने के लिए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9। एक्सेल विंडो का कौन सा क्षेत्र मान और नियम सूत्र को एंटर करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? विच एरिया ऑफ एमएस एक्सेल विंडो इंटरसेप्ट द वैल्यू एंड द फॉर्मूला? अगर आपको कोई फॉर्मूला डालना है या कोई वैल्यू डालनी है तो आप किसके अंदर डालोगे? ठीक है, तो ये तो हो गया कुछ थोड़ा सा इजी, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन हर तरीके के आपको यहां पर करवाने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? बताना है आप लोगों को। कौन सा कह रहे हो? क्वेश्चन नंबर 5 दोबारा से बताऊं, बफरिंग हो गई थी, कोई बात नहीं, दोबारा से देख लो। पहले बताओ इसका क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, फिर एक बार दोबारा से क्वेश्चन नंबर 5 में करवा दूंगी। F12 सेव एज के लिए होता है, बिल्कुल सेव एज के लिए होता है, और F11 फुल स्क्रीन के लिए होता है। लेकिन फुल स्क्रीन के लिए तब होता है जब आप नॉर्मली ब्राउजिंग करते हो, इंटरनेट चलाते हो, नॉर्मली मूवी चलाते हो, है ना, विंडो के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आप एमएस एक्सेल के अंदर आ जाते हो तो F11 सेलेक्ट करके जो भी कॉलम या रो करनी है आप उसका कोई भी चार्ट बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो फॉर्मूला बार बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहे हो, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। कहाँ गया हमारा 5? ये रहा 6। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दे रखा है? तो ये दे रखा है फैक्टोरियल वाला है, फैक्टोरियल वाला है ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है। जो भी संख्या दी जाती है, देखो ये तो 0 ही है, यहां से देखोगे जो भी संख्या आपको दी जाती है
उसमें क्या करते हैं, देखो पहले 3 दिया हुआ है ना, 3 को लिखते हैं, 3 से एक छोटा नंबर 2 आ जाएगा, 2 से एक और छोटा नंबर 1 आ जाएगा। अब 1 से आगे तो कुछ लिखेंगे नहीं, 0 लिखोगे तो 0 ही बना देगा, तो पूरा मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस, ये हमारा एक ब्रैकेट में आ गया। फैक्टोरियल 0 1 वैल्यू बनाता है। फैक्टोरियल 8 लेंगे तो पहले 8 लिखेंगे, 8 से एक कम 7, 7 से एक कम 6, 6 से एक कम 5, 4 3 2 1, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टोरियल का मतलब होता है जो संख्या आपको दी है उससे एक कम 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 करते जाएं, कब तक, जब तक 1 नहीं आ जाता, और उन सब की मल्टीप्लाई करनी होती है, गुणा करनी होती है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके प्लस इसको सॉल्व करके प्लस इसको सॉल्व करना है, तब आपका आंसर आएगा। तो वो यूनिट डिजिट जो मैंने बताया, आप इकाई के अंक से भी इसका आंसर कर सकते हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तक हम पहुंच चुके थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, MS एक्सेल 2016 में किसी करंट रो और सेल को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है? ओके, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर रो को सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे? पर्टिकुलर रो की बात क्या कर रहा है, पर्टिकुलर रो के बारे में पूछना चाह रहा है। जैसे सपोज आपने MS एक्सेल की शीट खोली है ना, MS एक्सेल की शीट, हमें पता है ये क्या होती है, जो हॉरिजॉन्टल रेखाएं होती हैं ये रो होती हैं भाई। जो आपकी क्षैतिज लेटी हुई होती है ये क्या होती है, रो। 1 2 3 4 नंबर से इसको डिनोट करते हैं। जो आपकी खड़ी वर्टिकल रेखाएं होती हैं ये कॉलम होती हैं, ABCD से डिनोट करते हैं। तो अगर आप किसी एक रो को सेलेक्ट करना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट ट्रिक या शॉर्टकट की कौन सी होती है? आंसर बताना है आप लोगों को जल्दी से, कौन सी होगी इसकी शॉर्टकट की, जल्दी से आंसर बताइए भाई। ओके, कंट्रोल प्लस स्पेस। अच्छा, कंट्रोल प्लस स्पेस होगी तो कॉलम को कैसे करोगे भाई सेलेक्ट? फिर रो की बात की जा रही है, रो की कौन सी हो जाती है, रो की हो जाती है शिफ्ट प्लस स्पेस। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी छोटी सी याद करने के लिए। एक तो होता है आपको रो को सेलेक्ट करना होता है, और एक होता है आपको कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए बोलता है। या तो पंक्ति को बोलेगा या तो स्तंभ को। पंक्ति बोल देते हैं हम किसको, रो को। स्तंभ बोल देते हैं हम किसको, कॉलम को। तो अगर रो को सेलेक्ट करना है, कॉलम को सेलेक्ट करना है, तो सी से कॉलम होता है और सी से ही होता है कंट्रोल। सी से कॉलम होता है, सी से होता है कंट्रोल। तो कंट्रोल के साथ स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए, और शिफ्ट के साथ स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है रो को सेलेक्ट करने के लिए। क्लियर है? आया समझ में? हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे आपका ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब आगे देखो इसके अंदर, ये तो चलो आपने देख लिया, वेरी वेरी गुड। अब देखो यहाँ कंट्रोल प्लस 9 दे रखा है। कंट्रोल प्लस 9 और शिफ्ट प्लस 0 किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसको भी कंट्रोल ही कर दो, ठीक है। कंट्रोल प्लस 9 और कंट्रोल प्लस 0 किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस 9, अगर आप किसी रो को छुपाना चाहते हो, हाइड करना चाहते हो, तो कंट्रोल प्लस 9 आएगा। और अगर आप किसी कॉलम को छुपाना चाहते हो, किसी कॉलम को हाइड करना चाहते हो, तो कंट्रोल प्लस 0 आएगा। ये कुछ शॉर्टकट कीज भी हैं जो भी आपसे पूछी जा रही हैं, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ बिल्कुल, कंट्रोल प्लस 9 रो के लिए, कंट्रोल प्लस 0 कॉलम के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया हुआ है आपको? वर्कशीट में डेटा किस में संगठित होता है? इन विच डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द वर्कशीट? वर्कशीट के अंदर डेटा आप किसके अंदर संभाल के रखते हो? जल्दी से बताइए। वर्कशीट के अंदर डेटा किस वजह से या किसके अंदर संभाल के रखा जाता है? बिल्कुल, रो के लिए 9 होता है और कॉलम के लिए 0 होता है, ठीक है। चलिए, रो को दूसरा नाम क्या है? रो का दूसरा नाम क्या होता है? तो रो का दूसरा नाम होता है टप्पल, और कॉलम का दूसरा नाम होता है एट्रीब्यूट। ये दोनों चीजें भी आपको याद रखनी है। चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? जल्दी से बताना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक मिनट। तो यहां पे अगर आप देखोगे ना, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी दोनों सही होगा। रो और कॉलम, जाहिर सी बात है आपको रो में भी डाटा को लिखना पड़ता है और कॉलम में भी, किसी को भी आप छोड़ नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका जल्दी से आंसर बताना है। क्लियर कमांड द्वारा किस को हटाया जा सकता है? क्लियर कमांड से आप क्या क्या चीजें क्लियर कर सकते हो, बिल्कुल साफ कर सकते हो। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। करते हैं तो रो का दूसरा नाम हो जाता है टपल और कॉलम का दूसरा नाम हो जाता है
एट्रीब्यूट। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे तो क्लियर कमांड किस किस को हटा देगी? तो जाहिर सी बात है क्लियर है वो सब कुछ सफाचट कर देती है, सब कुछ क्लियर कर देती है, तो वो फॉर्मेट को भी हटा दे देगी और कंटेंट में जो कमेंट है उनको भी हटा देगी। तो यहाँ पे बोथ आ जाएगा, दोनों के दोनों को हटाने की क्षमता होती है उसके अंदर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सेल में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कितना होता है? अगर आपने एक्सेल क्लिक करा है तो एक्सेल में पेज ओरिएंटेशन डिफॉल्ट में कैसा दिखता है? लैंडस्केप में होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, पोर्ट्रेट होता है, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एक बार जल्दी से आंसर करना है इसके लिए भी। क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? अगर आप एमएस एक्सेल में काम कर रहे हो तो वो जो शीट खुलकर आती है, स्प्रेड शीट बोला जाता है, जो शीट खुलकर आती है वो शीट कौन से मोड्रेट में होती है? क्या वो लैंडस्केप होता है, हॉरिजॉन्टल, पोर्ट्रेट, या इनमें से कोई भी नहीं? क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल सही, पोर्ट्रेट मोड होता है। वेरी गुड। कौन सा मोड होता है? तो वो आपका पोर्ट्रेट मोड होता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पोर्ट्रेट मोड कौन सा मोड होता है? पोर्ट्रेट मोड होता है जिसमें आपकी लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। लैंडस्केप वो मोड होता है जिसमें चौड़ाई ज्यादा होती है, लंबाई कम होती है। तो ये चीजें आपको देखनी है, फटाफट से करते हैं क्योंकि फिर 2:30 बजे आपका एनालिसिस भी है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 14, एक्सेल में नई शीट को जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है? यहाँ पे आपको 2 शॉर्टकट की पता चल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 में बताना है जल्दी से आपको कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आईपी एड्रेस में कितनी डॉट होते हैं? आईपी एड्रेस में कितने डॉट होते हैं? अच्छा बताओ, मैंने आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल पढ़ा रखी है और वो भी दोनों वर्जन पढ़ाए हैं। कितने डॉट होंगे? तो 3 डॉट होते हैं। कितने डॉट होते हैं? 3 डॉट होते हैं। भाई जब आपको आईपीवी पढ़ा रखा था ना मैंने 4 के अंदर, 0 से लेके 255 तक की तो इसकी रेंज होती है। IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के अंदर ये 32 बिट का होता है। और क्या होता है इसके अंदर? इसमें 4 भागों में इसको बांटा जाता है, जैसे 193.254 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, 1.0। तो यहाँ पे देखो ये एक आईपी एड्रेस है, बिल्कुल है भाई, 4 भागों में बटा हुआ है, ठीक है, और डॉट से विभाजित है, बिल्कुल डॉट से विभाजित है, और 0 से लेकर 255 तक की संख्या है। तो 1 2 3 कितने डॉट हैं? 3 डॉट हैं, ठीक है, कितने डॉट हैं? 3 डॉट हैं। अगर आपसे डॉट के बारे में पूछा है ना तो कॉलन के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है, याद रखना इस चीज को, दोनों चीजें कनेक्ट हैं आपस में। ये तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 का क्वेश्चन था जो आपने भी मुझसे पूछा। इंटरनेट प्रोटोकॉल अगर मैं वर्जन 6 बताऊं आपको तो उसके अंदर क्या होता है, 0 से 9 तक की तो संख्या लिखी जाती है, उसके अंदर ए से लेकर एफ तक के तो अल्फाबेट लिखे जाते हैं, और क्या होता है इसके अंदर आपके कॉलन होते हैं, इसको कॉलन बोलते हैं। जो चीज मैंने बनाई है ना 2 बिंदु ऊपर नीचे, इसको कॉलन बोला जाता है, ठीक है। और ये 8 भागों में बांटे जाते हैं और प्रत्येक भाग में 4 का पेयर होता है। जैसे अगर मैं लिखूं 12AF कॉलन 1234 कॉलन 3AF6 कॉलन 28AD कॉलन 11432 कॉलन, कितने हो गए? 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पे लिख देना ये 6, फिर आ जाएगा आपका ये 7, फिर आ जाएगा आपका एक और 8, ठीक है। अब देखो ये आपके कितने डिजिट हो गए, तो याद रखना कितने पेयर बनने चाहिए, 8 भागों में बटेगा, जाहिर सी बात है। कितने भागों में बटेगा? 8 भागों में। कितने कॉलन बने? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और एक और यहाँ पे भी तो बनेगा 7। मतलब जितने भागों में बांटोगे उससे एक कम डॉट लगता है और उससे एक कम बिंदु लगता है, तो 7 इसके अंदर कॉलन लगेंगे। क्लियर है ना? तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, किसी भी एक चीज पे हमें अटक के नहीं रहना, उससे भी ज्यादा चीजों को हमें आगे से तैयार करके चलना है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 तो हम रह गए। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या था आपका, कौन सी शॉर्टकट की होती है किसी भी शीट को जोड़ने के लिए? तो ए और बी दोनों। शिफ्ट प्लस F11 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके साथ हाँ मैं आपको बता रही थी IPv इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 के बारे में, ये 128 बिट का होता है, ये भी याद रखना। ये कितने का होता है? तो 128 बिट का होता है, ठीक है। आगे चलें, ओके आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पे 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे फिल कमांड द्वारा किन किन दिशाओं में चुनी हुई संख्याओं को भरा जा सकता है। जब आप फिल कमांड का इस्तेमाल करते हो, फिल का मतलब होता है भरना, कहते नहीं छोटे बच्चों को इस गोले में कलर फिल करो, भर दो भाई। तो फिल कमांड के द्वारा आप कितनी चीजों को फिल कर सकते हो, कितनी चीजों को भरा जा सकता है, बताना है आपको यहाँ पे। ठीक है, बताइए जल्दी से, लेफ्ट, राइट, अप या ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई मैक क्या होता है, देखो मैक एड्रेस होता है एक आपका, अगर आप मैक के बारे में पूछ रहे हो, ये होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया जो मल्टीमीडिया हमारे फोन के अंदर चलती है ना, हम गाने भी सुनते हैं, वीडियो भी देखते हैं, गेम भी खेलते हैं, तो वो उसके लिए बनाई गई एक प्रोटोकॉल होती है। क्लियर, आगे चले यहाँ पे, बिल्कुल सही, यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो चुका है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही आंसर है। आप हर फील्ड की चीजों को भर सकते हो, चाहे लेफ्ट में हो, चाहे राइट में हो, चाहे अप हो, चाहे डाउन हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। किस सेल को सक्रिय सेल में परिवर्तित करने की शॉर्टकट की होती है, और ये किसी ना किसी आपके एग्जाम के शिफ्ट में पूछा जरूर जाएगा। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कन्वर्टिंग अ सेल इनटू अ एक्टिव सेल। नॉर्मल सेल को एक्टिव सेल में, सक्रिय सेल में बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, बताइए। नॉर्मल सेल को सक्रिय सेल में बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, आंसर बताना है आपको यहाँ पे। कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है अगर आप नॉर्मल सेल को किसी एक्टिव सेल में बदलना चाहते हैं तो। ठीक है, जल्दी से आंसर बताना है यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। नहीं, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन हर जगह का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डॉट, हाँ 3 डॉट होते हैं भाई। जब बनाओगे ना आप आईपी एड्रेस तो 4 भागों में बटा होता है, बट बीच में जो बिंदु लगते हैं ना वो 3 लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुका है आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी, इसके लिए आंसर करेक्ट होगा आपका बी, F2। याद रखना, अगर आप MS एक्सेल पे काम कर रहे हो तो MS एक्सेल पे जब हम काम करते हैं तो वहां पे किसी नॉर्मल सेल को एक सक्रिय सेल में बदलने के लिए, F2 शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे शॉर्टकट नहीं, फंक्शन की होगी, इस फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट से। वैसे विंडो में तो ये रीनेम का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 17, MS एक्सेल में पीवी एक फाइनेंशियल फंक्शन है, बताइए। MS एक्सेल में पीवी एक फाइनेंशियल फंक्शन है या नहीं। क्या आप इससे कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हो या नहीं, पैसों से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो सकती है या नहीं। ट्रू या फॉल्स क्या हो जाएगा इसका आंसर, ट्रू या फॉल्स क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है भाई, 17 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक बार जल्दी से आंसर करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, तो यहां पे आंसर आना स्टार्ट हो चुका है आपका। फॉल्स नहीं बेटा, ट्रू होगा। पीवी आपका एक फाइनेंशियल फंक्शन होता है, तो ये आपका ट्रू होगा, बिल्कुल सत्य वचन है। आगे चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 20 कर लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद आपका एनालिसिस होगा, और एनालिसिस के बाद फिर मैं आपको क्वेश्चंस करवा दूंगी, कंप्यूटर के थोड़े से बच जाएंगे, फटाफट देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्लिप बोर्ड में आप निरंतर कितने आइटम को कॉपी कर सकते हो। एक बार निरंतर कितने आइटम को कॉपी किया जा सकता है अगर आप क्लिप बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्लिप बोर्ड में लगातार आप कितने आइटम को कॉपी करके रख सकते हो। याद है ये क्लिप बोर्ड क्या है, क्या है ये क्लिप बोर्ड। तो क्लिप बोर्ड आपका क्या होता है, एक मेमोरी होती है, जैसे रजिस्टर एक मेमोरी है। क्लिप बोर्ड एक आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। क्लिप बोर्ड क्या होती है, तो क्लिप बोर्ड आपकी एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है वॉलेटाइल लिखना है इसके, क्लिपबोर्ड वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल का मतलब होता है एक ऐसी मेमोरी जिसमें डाटा अस्थायी रूप से रहता है, जिसमें डाटा कुछ ही समय के लिए रहेगा फिर गायब हो जाएगा, जिसमें डाटा टेम्पररी रूप के लिए ही रह पाता है। तो क्लिपबोर्ड उसमें से एक मेमोरी हो जाती है आपकी, वॉलेटाइल होती है। लाइट गई, डेटा गया, और इसमें संख्या होती है 24। तो 24 डाटा को एक साथ स्टोर करके रख सकती है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड लास्ट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर सर। वर्कशीट का नाम अधिकतम कितने अक्षरों का हो सकता है। वर्कशीट का नाम अधिकतम इनमें से कितने कैरेक्टर का हो सकता है। वर्कशीट का नाम आप इनमें से कितने कैरेक्टर का रख सकते हैं, बताइए जल्दी से।
वर्कशीट का नाम इसमें से कितने अधिकतम कैरेक्टर का हो सकता है, एक बार जल्दी से आंसर करना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 90 का कौन सा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 19 कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फटाफट से आंसर कीजिए, फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 19, तो कितने अक्षर का वर्कशीट का आपका नंबर होता है, 31, 31, ठीक है, शगुन के 21 तो नहीं पर 31 याद रखना। 31 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 31 इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर, आगे चले, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, एमएस एक्सेल में टुडे का उपयोग वर्तमान दिनांक लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या नहीं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, फिर आपका 2:30 बजे एनालिसिस होगा, उसमें जरूर सभी स्टूडेंट्स को आना है, जुड़ना है, ताकि आप देख सको दिल्ली पुलिस का कैसे चल रहा है एनालिसिस। वैसे ही क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम में भी आएंगे, कंडक्ट करवाती है टीसीएस, जो कि और पेपर को भी लेती है। क्वेश्चन नंबर 20, टुडे क्या करता है, क्या करता है भाई टुडे, टुडे क्या करता है, तो बिल्कुल सही बात है, टाइम को दिखाने, दिनांक, डेट को दिखाने के लिए टुडे का इस्तेमाल होता है। ट्रू, अगर आपसे नाउ पूछ ले तो नाउ का काम क्या होता है, ये डेट को भी दिखाता है और टाइम को भी, दोनों को दिखाता है, ठीक है, याद रखना। अगर हम डेट की बात करते हैं तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये आपका कॉलन आ जाएगा, और अगर सिर्फ आप टाइम को दिखाना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस कॉलम, तो ये हो जाता है टाइम को दर्शाने के लिए, और ये हो जाता है डेट को या दिनांक को दर्शाने की शॉर्टकट की, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बेशक छोटी थी बट यकीन मानना बहुत ही यूजफुल थी। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, और जो भी हमारे नए नए साथी जुड़े हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जस्ट इसके तुरंत बाद आपकी स्टार्ट हो रही है एनालिसिस, वहां पे सभी लोग आ जाना, जो क्वेश्चन बचे हैं वहां पे सारे टीचर्स मिलकर करवा देंगे। क्लास को करते हैं, मिलते हैं कल अपनी टाइम पर, अभी एनालिसिस में मिलते हैं, अभी अपने एनालिसिस में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत और ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को।